इसके लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा वो सही है या नहीं। अब हम तकाफुल और इंश्योरेंस की प्रैक्टिसेस को देखेंगे। 2 पॉइंट हो गया, इसमें क्लैरिटी है। टाइम गुजर नहीं रहा बेचारा। देखें मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो जल्दी नहीं गुजर सकते। अब आप बताएं, अगर वक्त कुछ जल्दी गुजारना हो तो क्या करना पड़ेगा? नो, घड़ी आगे कर दो तो फिर भी वो टाइम तो वही रहेगा ना। रियलिटी चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। एक अरबी का शेर है कि इन्नल लयाली लिल अनामि मतियतुन ततवावतुन शरुबैनहल आमार। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये रात दिन में लपेटी हुई है। कुछ दिन हैं, कुछ रातें हैं। वक़िसारुहुन्ना माल हुमूम तवीलतुन व तिवालुहुन्ना मास सुरूर क़िसार। खुशी के साथ ये लंबी लंबी रातें छोटी हो जाती हैं, और गम के साथ ये छोटी छोटी रातें भी लंबी हो जाती हैं। तो अगर उसी फीलिंग्स हम अगर चेंज कर दें, हम गम से खुशी में आ जाएं, प्रॉब्लम से चैलेंज में आ जाएं, खुद बहुत वक्त का पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ पे जिस पर फोकस किए होंगे चाहे उससे हटा लें, अगर इस पर कर लेंगे ऑटोमेटिकली वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका फोकस वही रहेगा, उसने तो उसी टाइम में आना है, तो इंतज़ार जो है कत्ल कर देगा आपको, अंदर से भी बाहर से भी। तो फीलिंग चेंज करेंगे, वक्त जल्दी गुजरना शुरू हो जाएगा। और फीलिंग्स को अगर आप चेंज नहीं करेंगे, वक्त नहीं गुजरेगा। अगर वक्त गुजारना चाहते हैं, मेरे साथ चलें, आपका वक्त ऐसे गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे साथ होने के लिए थोड़ा दिमाग का पाना पड़ता है, इसलिए मसला हो जाता है। तो प्रैक्टिस जो हैं, ये 3 तरह, जो तकाफुल और इंश्योरेंस के हम प्रैक्टिस को देखेंगे। तो पहले हम इंश्योरेंस को देखेंगे। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस को देख लें। इंश्योरेंस 2 तरह की है, लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है आपको पता ही है, काफ़ी हद तक तो जानते ही आप लोग माशाल्लाह, सारी लाइफ वाले हैं, लाइफ को जानते हैं। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर गुड्स को, अदर लाइफ जो भी है उसको कवर किया जा रहा है। बहरहाल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होता क्या है, एक बंदा प्रीमियम लेके आता है, किस्त लेके आता है, पैसा लेके आता है, वो कंपनी को देता है। कंपनी उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? कौन कौन सी? प्रोटेक्शन में और इन्वेस्टमेंट में। और अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कोई जानता है क्या होती है? अब तो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट वाले बंदे हो भाई, फाइनेंस के बंदे हो, अब तो बैंक में काम करते हो। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट को नहीं जानेंगे तो फिर तो क्या होती है इन्वेस्टमेंट? आप ही बता दें भाई, आप मुस्कुराने वाले। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका, आप ही बता दें क्या? हाँ जी जी, हम्माद भाई, सब पीछे ही देखेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले वालों की, और बिल आखिर वही चीज़ आगे गले पड़ जाएगी। जी, आप बताइए इन्वेस्टमेंट होती क्या है? अच्छा, एक पॉइंट क्लियर कर दें, इन्वेस्टमेंट में आप ऑनर रहते हैं या नहीं रहते चीज़ों के? अगर कोई बंदा आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करता है, वो उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का मालिक रहता है या नहीं रहता? ऑनरशिप उसकी रहती है या नहीं रहती? अगर ऑनरशिप ख़त्म हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी? वो फिर क्या कहलाएगी? वो ट्रेडिंग कहलाएगी, वो ट्रेड होगी कि ये चीज़ मैंने बेच दी तो मेरी ऑनरशिप से निकल गई, इनकी ऑनरशिप में चली गई, और इन्होंने जो पैसा मुझे दिया इसके बदले में वो मेरी ऑनरशिप में आ गया। ये क्या है? ये ट्रेड है। और अगर मैं इस लैपटॉप को छोड़, पैसा अगर ये मुझे देना चाहते हैं और कहते हैं पैसा तुम्हारे पास मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि पैसा इनका रहेगा, इसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा फिर मैं इनसे शेयर करूँगा। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट जो है, इसके बारे में आपका दिमाग भी यही कहता है कि मालिक कौन होना चाहिए, देने वाला या कंपनी? देने वाला होना चाहिए। लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि 2 साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप कुछ पैसा इसमें से नहीं ले सकते, ये आपका नहीं है। या आप अभी मांगेंगे भी तो हम नहीं देंगे। आप पॉलिसी कैंसिल करवाएंगे, नहीं मिलेगा आपको विदिन 2 ईयर्स। उसके बाद जो है चलेगा, फिर काम चलाएंगे हम, लेकिन इसके दरमियान नहीं लेंगे। तो ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है फिर क्या है? ये ट्रेडिंग है। अब हो गया ना, अब दिखाते हाथी के दांत कुछ और हैं और खाते किसी और से हैं। अब आप कॉन्सेप्ट को देखें ना, असल कॉन्सेप्ट क्या है? ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है या इन्वेस्टमेंट का है? अब इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसको इन्वेस्टमेंट कहते क्यों है? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेडिंग का है, तो इसको इन्वेस्टमेंट, आगे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, अगली बात, ये इन्वेस्टमेंट है। अब मैं कर लेता हूँ, एक एक्सपेंसेस हैं, वो तो मैं इस जेब में डालूंगा ना, ये अंदर वाली जेब में, और ये प्रोटेक्शन फंड में बना देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी की तरह, और ये मैं बना देता हूँ इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट फंड मेरा है, कंपनी में, कंपनी हो मेरा है या क्लाइंट का है? आपको समझ आ गई बात ना? किसका है? मेरा है, कंपनी का है ना, क्लाइंट का तो नहीं है ना। अब समझिएगा, ये प्रोटेक्शन फंड जो है, इसके बारे में तो कंफर्म है ये मेरा, ये कंपनी का ही है, क्योंकि प्रोटेक्शन में से तावन किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, पैसे नहीं लगे, पैसे कंपनी के। यही वजह है कि जब इसमें पैसे बचते हैं साल के आखिर में, कंपनी इधर से उठा के इस जेब में डाल देती है। और ये कौन सा जेब है? एक्सपेंसेस का। इसको तो हम छोड़ देते हैं, अपना है ना।
अब आप बताइए, ये पैसा भी बंदे का नहीं है, मेरा है। ये पैसा भी बंदे का नहीं है, मेरा है, कंपनी का है। और फिर कंपनी पता क्या कहती है, भाई ये जो मेरा जेब है ना, इस जेब को मेंटेन रखने के लिए, इसके ऊपर फूल वूल लगाने के लिए, इसमें फूल सजाने के लिए इसका किराया वाया बनता है, कुछ खर्चा वर्चा बनता है, वो तुमने देना है। अजीब बात नहीं लग रही है? लग रही है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है कि कंपनी कहती है ये प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, देन इस पर क्या लेने हमने, किस बात के लेने हैं, इसको मेंटेन करने के। और मेंटेन किसको कर रहे हो, वो तुम्हारा अपना है ना? तो नेचर जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है वो ट्रेडिंग की है, उस पर एक्सपेंस भी ले रहे हैं। आप किसी से कहो कि भाई ये जो लैपटॉप है मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन आपको बेचने के सर्विस चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अरे भाई जितने का बेच रहे हो उतना बता दो, सर्विस चार्जेस किस बात के? तो ट्रेड कर रहे हो आप, बेच रहे हो, आपको फायदा हो रहा है। तो ये ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आगे आपको क्लैरिटी मिले कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हम उलझे हुए हैं, जो गलत कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए हमारा। जो उनके अंदर लिखा हुआ उसकी बुनियाद पर जो कॉन्ट्रैक्ट नतीजतन निकलता है, जो बनता है टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रिंसिपल्स के थ्रू, वो क्या है, वो ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो दैट मीन ये प्रीमियम दे रहे हैं और ये प्रीमियम सारे का सारा किस में जा रहा है, कंपनी की जेब में। और कंपनी इस प्रीमियम के बदले में देती क्या है, कितना पैसा, पैसा देती है ना। प्रोटेक्शन किसी चीज का नाम है, पैसे का नाम है। तो कंपनी इस बदले में क्या देती है, थोड़ा सा क्लियर हो गया? तो कंपनी पैसे लेती है और पैसे देती है। अब आगे बात करेंगे, इसलिए मैंने ऊपर जो तारीफ के अंदर जो उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया है इंश्योरेंस को, कि सेलिंग बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कुछ सेल करते हैं, कुछ बाय करते हैं। क्या सेल कर रहे होते हैं, क्या बाय कर रहे हो? कौन बायर है, कौन सेलर है? बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है? बेचने वाली कंपनी, और खरीदने वाला वो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो बंदा है। क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है? वो प्राइस देता है प्रीमियम्स की सूरत में, और खरीद क्या रहा है, प्रोटेक्शन, सम एश्योर्ड, पैसा, है ना। अब आगे चलते हैं, ये क्लैरिटी मिलेगी जब फिर हम सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कर देंगे कि सही है गलत, खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, इसी चीज के अंदर अगर जनरल इंश्योरेंस के अंदर चले जाएं तो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन नहीं होता, वहाँ पे प्रोटेक्शन होती है और एक्सपेंसेस होती है। वही वाली बात है, एक जेब रह जाता है, दूसरा नहीं होता, पर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये 20 साल का होता है, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को। बहरहाल वो है कॉन्ट्रैक्ट, वही है ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर जरा गौर करें तो इंश्योरेंस का मॉडल क्या बनेगा, सादा सादा सीधा सीधा, कि पॉलिसी होल्डर आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी के पास आके क्या करता है, प्रीमियम देता है, प्रीमियम्स देता है, किस्तें देता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, उसको क्लेम देगी, पैसा देगी, सम एश्योर्ड देगी। तो उसकी समरी अगर देखें, खुलासा देखें, तो प्रीमियम जो है, कंसिडरेशन जो है, वो बंदा देता है, प्राइस देता है, कीमत देता है, किसके बदले में, सम इंश्योर्ड के बदले में, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज़ खरीद रहे हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट है ना बेसिकली। अगर इन डेप्थ जाएंगे, सारी चीज़ों को गौर से देखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा ये सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस दे रहे हैं और कुछ चीज़ खरीद रहे हैं। तो गोया करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, करेंसी की सेल परचेज हो रही है, उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हकीकत में है ही नहीं होती, तो टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं, इन्वेस्टमेंट उसको नहीं पूरा कर रहे। अच्छा, अब अगर जरा गौर करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं, इसको यहाँ करके इंशाल्लाह इसको यहाँ क्लोज करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगी। कि कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टाइप्स हैं अगर देखा जाए, उसको ऊपर देखें कि ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये हलाल है या हराम है, ये नाजायज़ है तो क्यों नाजायज़ है। तो उसको देखें, अगर हम, एक होता है तबर्रो कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये किसी को कुर्सी दे दी फ्री में, पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, उसमें मिसाल ले लें, वो गिफ्ट है, वक्फ है, लोन है, बोरो है, डोनेशन है, जो किसी को हम पैसा दे रहे होते हैं विदाउट एनी कुछ पैसे लेने के, कुछ उसके एवज में कोई कंसिडरेशन के तौर पर कोई चीज़ लेने, कुछ नहीं ले रहे होते, फ्री में दे रहे होते हैं। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कमोडेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसके बदले में कुछ ले रहे होते हैं, दोनों तरफ कुछ ना कुछ होता है। तो ये तीन तरह के हो सकती हैं, एक्सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, वक्ती तौर पे इन दो पर फोकस करते हैं, कि ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेल परचेज, कुछ चीज़ अपनी ऑनरशिप खत्म करते हैं और दूसरे की ऑनरशिप आती है चीज़ पर। तो ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिक फर्क क्या था, बुनियादी जो हमने देखा था, कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी मिल्कियत, आपकी ऑनरशिप बाकी रहती है, और ट्रेडिंग के अंदर ऑनरशिप खत्म हो जाती है। तो ये सेल परचेज हो गया। अब इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, मुजारबा या मुशारका है। मुजारबा ये है कि आप पैसे दे दें, अगला बंदा सिर्फ सर्विसेज दे और प्रॉफिट में शेयर रखे अपना। और मुशारका क्या है, वो भी पैसे लगाए, मैं भी पैसे लगाऊं, और मिलकर ज्वाइंट कंपनी बनाए, और उस कंपनी से जो प्रॉफिट है हम आपस में शेयर कर लें। ये मुशारका है, मुजारबा है। लेकिन इन दोनों सूरतों में पैसा जिसने दिया है उसका मालिक रहता है। जब वो मालिक रहता है तो उसके रिस्क को भी बर्दाश्त कर रहा है। जब रिस्क बर्दाश्त कर रहा है तो वो प्रॉफिट भी ले सकता है। जब आप रिस्क ट्रांसफर कर देंगे टोटली, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। कर्जे में रिस्क टोटल ट्रांसफर करते हैं या रिस्क रहता है,
लोन में रिस्क टोटल ट्रांसफर करते हैं या बाकी रहता है रिस्क? ट्रांसफर करते हैं ना, वो जिम्मेदार, वो खाए पिए उड़ाए जो भी करे, उसने लोन देना है। तो लोन बेसिकली ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आता है, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। अब उसमें आप जब रिस्क नहीं ले रहे तो उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं? किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं ले सकते, उसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आइडिया हो जाएगा। तो इंश्योरेंस ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है या इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या है? सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ पैसा इसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। ये क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझता था, उसकी बेस पर अगर कहता है उसकी इन्वेस्टमेंट तो फलां एक सोसाइटी बनाई हुई है, ये किया हुआ, वो किया हुआ, वो किया हुआ, वो तो हलाल है, वो जायज़ है। घर बनाना किसने मना किया? भाई घर बनाना किसी ने मना किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है आपका, इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग का हो रहा है तो ट्रेडिंग के रूल्स को देखना पड़ेगा ना। वो आगे जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप बढ़ा रहे हैं पैसा, उसको हम नहीं देखेंगे, आगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इस ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये इंश्योरेंस सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। इस सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसके अंदर ये 3 खराबियाँ हैं। उलमा ये कहते हैं कि इसके अंदर रिबा है, किमार है और गरर है। यानी इसके अंदर सूद है, इंटरेस्ट है, और किमार है, गैम्बलिंग है, और गरर है, अनसर्टेनिटी है। अब ये तीनों चीज़ें हैं। क्या हल्का सा हका उसका दूंगा और इसमें इंश्योरेंस में है भी है या नहीं है, कैसे हैं, हमें उससे क्लैरिटी मिलेगी। फिर तकाफल में ये है या नहीं है। देखिए तकाफल में भी यहाँ तक आपको ऐसे ही लगता है, पैसे लेते हैं और पैसे देते हैं, फ़र्क कहाँ आता है? तो ये इसका अगर अभी तकाफल को साइड पे रख दें, अगर समझा भी है, जिन्होंने नहीं समझा तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि समझा तो नहीं है। लेकिन जिन्होंने इंश्योरेंस को समझा उसी के साथ मिलाते चले जाएं, जब तकाफल में जाएंगे हम क्लैरिटी दे देंगे कहाँ से फ़र्क आया है। तो अब ये है कि 3 खराबियाँ, रिबा, किमार और गरर। अब सवाल ये है कि यह रिबा होता क्या है, सूद क्या होता है? कोई बताएगा ये सूद क्या होता है? मशहूर चीज़ है। यानी कुरान पाक में किसी चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल ने कहा मैं जंग पे आ गया हूँ। सेम कमोडिटी, पैसे के बदले पैसा, और फिर क्या? पैसे के बदले में पैसा अगर बराबर सराबर हो, आपके पास नए नोट है, मेरे पास पुराने नोट हैं, मैंने नए नोट पुराने नोटों के बदले में खरीद ली, लेकिन हज़ार है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लेना। हाँ, अब इसके ऊपर तो हल्का सा हम दे देते हैं जब तक आप लोगों की चाय आ जाती है। चाहत से चाय आपकी आ जाएगी जब, तो फिर हम इंशाल्लाह उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं सूद जो है, रिबा, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। एक वो है जो कुरान में बयान हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें हदीस में मिलती है। एक वो रिबा है जिसको हदीस में ही सिर्फ जिक्र है, लेकिन कुरान में उसकी तफसील वजाहत नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसको रिबल कुरान कहते हैं, रिबल कर्ज भी कहते हैं, रिबल जाहिलिया भी कहते हैं। रिबल कुरान इसलिए कहते हैं वो कुरान में जिक्र है, और रिबल कर्ज इसलिए कहते हैं वो कर्ज बेस्ड होता है। वो आगे उसकी डेफिनेशन होगी 4-5 दवाओं का, आप उंगलियों पे गिनवा के बता सकते हैं ये कर्ज है या नहीं, यानी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लोग कहते हैं कि रिबा जो है सूद है, उसकी तारीफ का ही पता नहीं है ना, उलमा का इख्तिलाफ, लोग ये कहते हैं ना। मिसाल लेने में एक आपसे बात कहता हूँ कि एक चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक ने फरमाया कि वो हराम है। फुटूका के बारे में अल्लाह तबारक ने फरमाया फुटूका नाजायज़ है। फुटूका के बारे में ये भी फरमाया है कि अगर कोई बंदा फुटूका खाता है और फुटूका को इस्तेमाल करता है और फुटूका का लेन देन करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो माँ के साथ बदकारी करे, बुरा करे, उससे ज़्यादा गुनाह है फुटूका के करने का। और फुटूका के बारे में ये आया है कि अगर फुटूका कोई लेता है तो उसके माल में, उसके रिस्क में बरकत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। क्या कभी सुना आपने? आपके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार ठक 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 कर रही होगी, क्या चीज़ कर रही होगी? अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके बारे में, फुटूका क्या है ना? ये फुटूका क्या है? अगर कोई बंदा कहता है, अल्लाह कहता है रिबा हराम है, रिबा हराम है, तो आपको रिबा का पता ही नहीं है, तो यही सिचुएशन नहीं होगी जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये फुटूका मैंने अपनी तरफ से बनाया है, कोई फुटूका कोई चीज़ नहीं है, ये फुटूका कोई चीज़ नहीं है, नहीं कहीं हराम का है। एक रिबा की जगह मैंने फुटूका रख दिया। अब फुटूका आपके दिमाग में खटक रहा है, फुटूका फुटूका, व्हाट इज फुटूका? अरे फुटूका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे फुटूका के बारे में एकदम हमारा दिमाग खट 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 करने लगा, क्या है फुटूका? तो इसी तरह अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल एक चीज़ को बयान कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है, और उसको पता ही नहीं वो क्या है, ऐसा हो सकता है? ये लोगों की इमेजिनेशन है कि ऐसा है, या दूरी है, या इल्म नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, क्लैरिटी है उसकी बिल्कुल। जैसे फुटूका ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको कहूँ पिज़्ज़ा, कौन नहीं जानता? तकरीबन सभी खाने वाले हैं, सब जानते हैं। अच्छा, उससे आगे निकल जाते हैं लड़का लड़की, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। यानी इस तरह क्लियर है बिल्कुल कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ऐसी है। ये लोगों ने उसके बारे में बना दिया, जैसे मैंने नाम लिया ना, तो उन्होंने ऐसा कर दिया लोगों के दिमाग में, फुटूका बना दिया उसको। जैसे ये फुटूका नहीं है, ये रिबा है, और अल्लाह पाक ने इसको पूरी वजाहत के साथ बयान किया। जैसे अभी आपकी फीलिंग्स हुई थी ना, ऐसी फीलिंग्स आप इसके बारे में लेके आए, अगर जो बात ये करते हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, और खुद आपको पता चलेगा ऐसा तो नहीं है ना भाई, ये गलत कह रहे हैं, तो बेसिकली वो कहीं और से कह रहे हैं
किसी और के बिहाफ पर। तो रिबल कुरान जो है उसको अगर आप गौर से देखें तो ये 4 पॉइंट्स जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाए जाएंगे, ये 4 पॉइंट्स। नंबर 1 पहला कि डेबिट हो या लोन हो, यानी जो कर्ज हो। लोन क्या है, किसी से आप पैसा ले लिए, पैसा दे दिया। और अगर दूसरी सूरत ये है कि जिसको दैन कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में, कि मैंने ये लैपटॉप बेच दिया, अब इनसे 3 महीने बाद मैंने पैसे लेने हैं, तो ये जो पैसे लेने हैं ये देन है। अच्छा, 3 महीने मेरा मुकर्रर हो गए, देन है। ये एक सूरत होगी, कोई चीज़ बेची उसके बदले मैंने पैसा लेना है, एक। दूसरा, मैंने किसी को कर्जा दिया, पैसा दिया, ये। इन दोनों में से कोई भी हो, एक कंडीशन इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए। दूसरी इसके साथ एक ऐड करें, वो क्या है कि जो इंक्रीज लें, इजाफा लें। इंक्रीज जरूरी नहीं है पैसों की सूरत में, इजाफा जरूरी नहीं है कि आप किसी फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू लो। आप बोतल भी ले सकते हैं, आप पर्स भी ले सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लें उसके ऊपर। मिसाल ले लें, इसको अगर आप फिट करते जाएं बिजली के बिल पर, बिजली का बिल है वो क्या है, हमने बिजली इस्तेमाल कर लिया, अब हमने क्या देने, पैसे देने, और 27 तारीख तक हमने बिल जमा कराना है, ये पैसे देने हमने ना। तो पहली, और दूसरा उसके ऊपर अगर ज़्यादा ले गए, हुकूमत क्या करेगी, ज़्यादा लेगी ना। तो 3000 बिल था तो कितना ज़्यादा लेगी, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये, 300 ज़्यादा लेगी। पहले तो ज़्यादा ले रही है ना। अगला देखिए ज़्यादा किस वजह से ले रही है, टाइम पीरियड और ड्यूरेशन की वजह से ले रही है। हुकूमत क्या कहती है कि अगले महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे हम आपका टाइम पीरियड, और 300 रुपये तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। 2, 3। चौथी जो है ये कंडीशनल है, हुकूमत ने उस बिल के अंदर कंडीशन लगाई हुई, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये कंडीशनल है। अगर कंडीशनल ना भी हो, अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड ये होता है जैसे डबल शाह के पास जाओ तो पक्का पता है डबल देगा, अब तो क्या डबल देगा, अब जिंदगी सिंगल होगी, है ना। तो वो पता था कि डबल देगा, या अंडरस्टूड हो, किसी पता हो कि कस्टम चल रहा है, एक रूटीन चल रही है, उर्फ चल रहा है, आदत चल रही है कि वो डबल देता है, वो भी कंडीशनल ही होता है। उर्फ जो होता है ना, जो कस्टम में जो चल रहा होता है, वो भी कंडीशनल ही होता है। ये हो या कंडीशन लगा दी हो। अच्छा, ये चारों पॉइंट्स जिसमें पाए जाए तो वो क्या है, वो रिबा है। अब देखें, बिल के अंदर जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या रिबा है। अगर हम किसी को कर्जा देते हैं और उसको कर्जे को हम टाइम पीरियड की वजह से हम उसको क्या करते हैं, ज़्यादा लेंगे, और कंडीशनल है, और ये सारे चारों पॉइंट्स पाए जा रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, रिबा है। अब आप बता सकते हैं रिबा है या नहीं, क्लैरिटी है या नहीं इसमें। अब अगली बात मैं बताता हूँ, ये लैपटॉप मैंने बेचा, इनको कैश में मैं बेचता हूँ उसको 60,000 का, फॉर एग्जांपल लैपटॉप इनको 60,000 का मैं बेचता हूँ। मैंने कहा यार 60,000 कहाँ से दूंगा, अभी नहीं दे सकता, अभी तो आया हूँ फलां करके, फलां मैं उस पर गया था कन्वेंशन पे, वहाँ खर्चा ज़्यादा हो गया। तो ये मुझे कहते हैं कि भाई आप मुझे उधार पे ये खरीदो फरोख्त कर दें, उधार पे बेच दें। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है 3 महीने बाद पैसे दे दें, और 3 महीने बाद जो है वो पैसों की गपशप होती है, तो मैं कहता हूँ ये 60-70,000 का दूंगा आपको। अभी मैंने इनको रिस्क ट्रांसफ़र नहीं किया इसका, ओके, रिस्क मेरे पास, अभी जल जाए तो मेरा नुकसान है। 70,000 की डील डन होती है, लैपटॉप इनको दे जाता हूँ, और ये मुझे कितने महीने के बाद पैसे देंगे, 3 महीने के बाद। ओके, जायज़ है ना, जायज़ है, सही है गलत है, क्योंकि रिस्क मेरे पास है। अभी मैं इसकी जो प्राइस लगाऊं मैं लगा सकता हूँ, इसकी जो प्राइस भी लगाऊं मैं लगा सकता हूँ। मैं सिचुएशन एक और बनाऊंगा, तो इसकी मैं 70,000 लगाऊं, 80,000 लगाऊं, जो भी प्राइस लगाऊं, ये मेरी चीज़ है, मेरे पास है, मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, इसी सिचुएशन को हम दूसरी बनाते हैं। इन्होंने मुझसे आज लैपटॉप खरीदा, 60,000 का लैपटॉप लेके चले गए। कल ये एटीएम पे आए और एटीएम पे पैसे निकालने लगे। उन्होंने कहा चलो पैसे निकालता हूँ, इनको पैसे दे देता हूँ, कल इनकी ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद पता नहीं मिले या ना मिले। तो एटीएम पे पैसे निकालने लगे, एटीएम के अंदर एक बंदा आया और उसने एक हदीस सुनाई, कहते इन्नमस सदक़ात तत्फ़ुल बलियात, कि सदक़ात जो हैं वो बलाओं को टालते हैं। कहते तू मुझे क्यों सुना रहा है। उसने जेब से पिस्टल निकाला, ये बला है, और जो तुम्हारे पैसे हैं वो सदका करो मुझे, है ना। तो बला आ गई, अब तुम क्या करो, सदका करो मुझे। कहते हैं यार कैसी बला है। कहते मैंने बनाई है बला ना, और आप खुद ही कहते हो इन्नमा सदक़ात तत्फ़ुल बलियात, कि जो है सदका बलाओं को टालता है, तो पैसे दोगे, सदका करोगे, बला टल जाएगी, वरना यह बला तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। अब आप बताओ। इन्होंने कहा यार मैं क्या करूँ, अब मैं इस बला को तो मुझे टालना ही पड़ेगा। उसने 60,000 निकाला और उस बला को टाल दिया। उसने बला को जेब में रखा, पैसे इधर रखे। वो सदका है या नहीं वो अलग बात है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। इस्लामी तरीके से लूट के चले, हाँ इस्लामी तरीके से लूट के चले गए, पर उसने ले लिया। अब ये सदका है या नहीं है, सदका तो गरीब को दिया जाता है ना, बला को तो नहीं दिया जाता ना। बहरहाल उसने दे दिया। मैं तो सिचुएशन इसलिए क्रिएट कर रहा था कि आप लोगों की चाय दिमाग से नहीं निकल रही थी। अब जो है इन्होंने दे दिया पैसा, मेरे पास आए, साहब वो तो पैसे तो नहीं मेरे पास, आप मैं नहीं दे सकता पैसे, ये लैपटॉप ले चुके हैं। आप ये मुझसे कहते हैं कि मैं 3 महीने बाद ये मैनेज कर पाऊंगा, इससे पहले मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं अगर इनसे ये कहता हूँ कि ठीक है 3 महीने बाद मैनेज करें, ये लैपटॉप ले गए, लेकिन वो 70 का आपने क्या देना है, 60 का क्या देना है आपने, 70 देना है। तो अब मैंने क्या किया, ये 10 जो इंक्रीज किया है मैंने किस बदले में किया है, टाइम पीरियड की वजह से।
और कंडीशनल है, तो ये इंटरेस्ट होगा नहीं होगा? होगा। समझ आ गई बात? ये रिस्क ट्रांसफ़र करने के बाद ले रहा हूँ ना, लेकिन जब तक मैंने रिस्क ट्रांसफ़र नहीं किया था, मैं 70 ले रहा हूँ, तो गलत था ठीक था? ठीक था। यही बात कही थी मुशरिकीन मक्का ने। अगर बात को गौर से देखा जाए कि मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया। जैसे पागल नहीं होता, सारी कौमें होंगी और कौमों में ऐसे पागलों की तरह जा रहे होंगे, सारे जानेंगे ये रिबाई सूद वाले जा रहे हैं। यानी एक कौम नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों इंसान होंगे और अल्लाह तबारक व तआला दरबार पे बैठे होंगे और सारे लोग ऐसे आ रहे होंगे, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से ये कौम समूद आ रही है, कौम आद आ रही है, फ़लाँ कौम आ रही है, फ़लाँ कौम आ रही है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आ रही हैं, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले आ रहे हैं, ये फ़लाँ वाले आ रहे हैं, सारी कम्युनिटी आ रही है, ये सारे लोग आ रहे हैं। और वो जो सूद खाने वाले होंगे वो पागलों की तरह आ रहे होंगे, तो टमक टोलियाँ मारते होंगे, सारे जान रहे होंगे ये वही वाले लोग। अच्छा बाहर वो आएंगे और वो क्यों ऐसा होगा इनके साथ? उनका दिमाग के अंदर एक फतूर था, उनकी थिंकिंग ही क्या थी कि अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, ये दूसरी इन्नमल बैअ मिस्लु रिबा, कि ये जो खरीदो फरोख्त का मामला है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तुम पहली वाली डील करो 70,000, दूसरी वाली डील करो 70,000, बात तो एक ही है ना, 70,000 मिल रहे हैं मुझे ना। लेकिन आपने देखा कि पहले में रिस्क मेरे पर था और दूसरे में रिस्क इनको ट्रांसफर कर दिया था, तो रिस्क ट्रांसफर करने के बाद पैसा नहीं ले सकता, रिस्क जब तक है मेरे पास तो मैं पैसा ले सकता हूँ। और कहते नहीं भाई रिजल्ट तो सेम है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात है एक ही है। अब आपको समझ आएगा कि कान अपना पकड़ो या लम्स की लड़की का पकड़ो, बात समझ आई कि अब अपना लैपटॉप है तो नुकसान हो गया तो है, लेकिन जब लैपटॉप उनको दे दिया तो उस सूरत में रिस्क ट्रांसफर हो गया ना, तो अब उनका कान पकड़ना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। पहले वो मेरे कान पकड़ रहे हैं, अब मैं अपने ही कान पकड़ रहा था, अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा था कि 70, 80, 90 करूँ, लेकिन जब मैंने उनको रिस्क ट्रांसफर कर दिया अब उनसे कहूँगा भाई देना है आपने। रिस्क ट्रांसफर होने के बावजूद मैं उनके कान पकड़ के कर रहा हूँ। तो जो खरीदो फरोख्त है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है एसेट्स की वजह से। और जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है जो भी आजकल चल रहा है कमर्शियल एरियाज में, वो बेसिकली उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं, आप रिस्क ट्रांसफर कर देते हो। अब आप बताओ कोई फ़र्क है? लोग कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं, मैंने सूद को हराम किया है और खरीदो फरोख्त को हलाल किया है। क्यों किया है? नेचर ही चेंज है उसकी। तो फमन जाहु मौइज़तुम मिन रब्बिही, जिसके पास ये अल्लाह की तरफ से नसीहत आ गई और वो रुक गया तो ठीक, अल्लाह तबारक व तआला जो पीछे किया उसको माफ़ कर देंगे। और आगे फरमाते लिहाजा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई वो सूदी मामलात से बात आ गई, तो माजी में जो कुछ हुआ वो उसी का है, और उसकी बातनी कैफियत, अंदर की जो कैफियत है उसको अल्लाह पर छोड़ दो, मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही काम किया, देन इन्वॉल्व उसी में हुआ, समझ कर फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया। क्यों भाई यार गुजारा नहीं हो रहा, इधर बेनिफिट्स कम है, इधर जो है मुझे मैनेजर लेवल पे नहीं ले रहे, डिप्टी मैनेजर पे ले रहे हैं, इस लेवल पे ले रहे हैं, तो वो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ये चेंजिंग सिर्फ क्या आखिरत में नहीं आएगी, उसमें भी आएगी, दुनिया में भी आएगी। अब इस पे हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को भी और अपनी कम्युनिकेशन को भी, और जन चाहिए चाहे आप लोगों की हाजिर है, आपके इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये 15 मिनट की ब्रेक जी, मैक्सिमम 15 मिनट, 10 to 15। छोड़ दे आज डिजाइन करने। ये साफ क्यों दे रहा है? हाँ यहाँ भी क्लियर नहीं है इसको तो। वो रिज्यूम करते हैं हम वापस कि पहली बात हमने की थी कि रिबा जो है, रिबल कुरान, जो कुरान में जो रिबा है जी, आपके वो सिस्टम है देख लें। वो बाहर ना सनी वगैरह बैठे हुए हैं, वो कर देंगे आपको, जो हमारा स्टाफ है ना सनी, उनसे क्या नहीं, वो लोग करते होते हैं, वकास सनी। जब तक वो आते हैं उस वक्त तक काम चला लेते। तो पहली बात जो हमारी थी रिबल कुरान की, रिबल कुरान क्या था, 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पहला है अगर कर्ज हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लें, टाइम पीरियड के अगेंस्ट लें, और कंडीशनल हो या अंडरस्टूड हो। तो ये 4 पॉइंट्स जहाँ पाए जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट रिबा हो, वो सूद होगा, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा लेना नाजायज़ होगा। और उस नाजायज़ कैसा होगा कि अल्लाह फरमाते हैं फ़वाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, मेरी और उसकी जंग है। और जब अल्लाह पाक जंग पर उतर आते हैं तो दुनिया को तहस नहस करके रख देते हैं। अब अगर देखें 2008-7 के बाद जो फाइनेंशियली जो हुआ है पूरी इंडस्ट्री के साथ, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो हुआ है, आपको पता है सारा, गुब्बारा जो फटा है, तो वो क्या थी, बुनियाद क्या थी उसकी, वो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या बुनियाद थी।
वो इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो गई, मार्केटें बंद हो गई जो कई सालों से चल रही थी, 20-25-30 साल से, जिसको कभी नीचे ही नहीं आई थी, वो बंद हो गई, फ्लॉप कर गई वो मार्केट। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको संभाला दिया, कुछ किया, लेकिन वो दिखाया अल्लाह पाक ने कि ऐसा होगा कि जो जिस चीज़ में तुम इन्वॉल्व हो गए उसका रिजल्ट हदीस में है कि उसका कमी के अलावा और कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट कमी है, बढ़ोतरी नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता। चाहे इंसान के जिस्म में जो दाना बन जाता है वो कितना ही बड़ा बन जाए, आखिर उसको निकालना ही पड़ता है इंसान को। अच्छा, वो रिबा था, उस रिबा को देखें तो वो इंश्योरेंस में कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में वो रिबा नहीं है, क्योंकि वो कर्ज की बुनियाद पर होता है, तो इंश्योरेंस के पैसा कर्ज नहीं दिया जा रहा होता, लोन नहीं होता इंश्योरेंस के पास पैसा, बल्कि वो जो रिबा है, रिबल कुरान है, वो एग्जिस्ट करता है इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट में। इंश्योरेंस आगे अपनी पैसों को इन्वेस्ट करती है, लोन बेस भी है, वो कर्जे भी देती है, इंटरेस्ट पे कर्जे देती है, 15% 12% जितना भी फिक्स हो जाए उस पर वो पैसे ले रही होती है, तो वो अपनी इनकम में इंटरेस्ट को जो है ऐड कर रही होती है। तो एक बात याद रखिए कि जो सूद की रकम का मैं खुद दे भी नहीं सकता और अगला बंदा मालिक भी नहीं बनता, जब वो मालिक नहीं बनता आगे मालिक भी नहीं बना सकता, वो पैसा उसी का रहता है जिसने दिया है और उसी का हक है, उसको वापस करना जरूरी है, अगर नहीं करते तो वो हराम सारे खा रहे हैं, वो रिजल्ट हराम 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 निकलता रहेगा। तो इसलिए कंपनी वो जो लेगी वो आगे देगी, वो खुद मालिक नहीं बनी, किसी और को मालिक बना सकती है? नहीं बना सकती। वो खुद उसके लिए हराम है तो आगे देना भी उसके लिए जायज़ नहीं है। तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट में जो आगे वो कर रही होती है मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी एक एग्जांपल ये भी होती है कि अगर कोई बंदा कोई प्लान लिया है, उसमें से अगर वो कर्ज लेना चाहता है, प्लान लिया है, उस प्लान की बेस पर अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से कर्ज लेना चाहता है तो ले सकता है। तो उस कर्ज देती है कंपनी, लेकिन कर्ज पर वो इंटरेस्ट लगाती है, कहती है इतना पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी 1 लाख लिया तो 1,10,000 आपको वापस करना पड़ेगा। तो वह इस तरह भी वो इन्वॉल्व हो रहा होता है ये इंटरेस्ट, ये कुरान वाला। दूसरा है रिबल हदीस, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। रिबल हदीस है, ये एक हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम भी है, बाकी हदीस की किताबों में भी है। तकरीबन 12 से 14 सहाबा ने इसको रिवायत किया है और इसकी तफसील उसके अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सोना सोने के बदले में, यानी वो जो 6 चीज़ों वाली हदीस है कि सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में, गंदम गंदम के बदले में, नमक नमक के बदले में, खजूर खजूर के बदले में, ये 6 चीज़ें जिसमें से 4 खाने की हैं, 2 करेंसी हैं। आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 आगे फरमा दिया कि लेना देना जो है उसी वक्त हो, यानी अभी दिया है अभी ले लो, और उधार ना हो, दैट मीन उधार ना हो, और दूसरा दोनों तरफ जो अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर एक इक्वल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल इसने 10,000 दिए, और जैसे सोना चांदी उस वक्त करेंसी थी, दिरहम दिनार करेंसी थी, तो उसी करेंसी को उठा के अगर हम अपनी करेंसी को समझें तो इसी करेंसी को उसकी जगह पर रखें, तो करेंसी की करेंसी से सेल परचेज हो रही है, तो करेंसी की करेंसी से सेल परचेज कर सकते हैं। आप नोट नए पुराने खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उधार नहीं होना चाहिए। अब उधार वाले मामले को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ इक्वलिटी को मद्देनजर रखें, अगर कहीं पे सेल परचेज हो रही हो करेंसी की, वो इक्वल ना हो, तो नतीजा क्या निकलेगा कि सूद का लेन देन किया, लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर, यानी लेने वाला सूद और देने वाला दोनों बराबर हैं। दोनों जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसकी? करेंसी की, उसके अंदर एक कम दे रहा है एक ज़्यादा दे रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी के अंदर देखें कि एक तरफ से पैसा कम दिया रहा है, ज़्यादा दिया जा रहा है। पहली बात आप देखें कि ये सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तरफ क्या है? कम पैसा है, दूसरी तरफ क्या है? पैसा ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या थी? इक्वल होना चाहिए। इक्वल है? नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। अब इसको ज़रा एक मिसाल से देख लें कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने प्लान करवाया, 1,000 वो किस्त देता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है, और कितने पैसे लेगा वो? मैक्सिमम अंदाज़ा कर लेते हैं, कितने लेगा? 10,000। 3 साल किस्त देने के बाद वो मर गया, उसको कितने पैसे मिले? 10,000। दिए कितने उसने? 3,000। अब 3,000 देकर कितने खरीदे उसने, कितने लिए? 10,000। तो ये क्या है? 2 शर्तें थी ना, इक्वलिटी और हैंड टू हैंड, तो इक्वलिटी नहीं है। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में रिबल हदीस है कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आया था कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता तो इन्वेस्टमेंट की प्रिंसिपल्स को देख रहे होते, क्योंकि अब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वो खुद कहते हैं सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो हम सेल परचेज की टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे, और सेल परचेज की टर्म्स एंड कंडीशंस को देखा तो दोनों तरफ अगर करेंसी की सेल परचेज हो रही हो तो दोनों तरफ इक्वल होना क्या है? शर्त है। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा? रिबा होगा, सूद होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है क्या है? सूद है। अगर इंश्योरेंस वाले ये कह भी देते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्योर है, इन्वेस्टमेंट हलाल है, इन्वेस्टमेंट हम घर खरीदते हैं बेचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हलाल होने के बावजूद भी, उससे रिटर्न हलाल होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
गलत है, तो फिर भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो जाएगा या गलत ही रहेगा? गलत रहेगा। तो कहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी? उनको इन्वेस्टमेंट में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग कैसे हो सकती है उसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे तो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि चेंजिंग पॉसिबल है भी या नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे चेंज किया तकाफल वालों ने, ये क्या ड्रामा है, कैसे कर दिया उन्होंने, कैसे चेंज आ गया? तो ये अगर समझ लिया आपने स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी और अगले बंदे को आप क्लियर भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी जो चीज़ खराबी थी इंश्योरेंस के अंदर वो थी किमार की, गैम्बलिंग की। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो गैम्बलिंग बुनियादी तौर पे है क्या? यानी जिसको हम जुआ कहते हैं, जुआ करते हैं, शर्त लगा दी किसी के साथ। सबसे पहली बात यह है कि जो किमार है, जब जुआ है, वो तभी होगा जब दोनों तरफ से दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज आएँ और अपना जो भी मटेरियल है, जो पैसा है, उसको रिस्क में डालें। तो पहला स्टेप इसका ये है, पहली कंडीशन इसकी ये है कि एक से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए और दोनों तमाम पार्टीज की तरफ से कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैनेजर बैठे हुए हैं, एक मैनेजर दूसरे से कहता है अगर तुमने टॉप किया ना तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, दूसरे ने कहा मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। तो इस तरफ से मोबाइल है और इस तरफ से क्या है, लैपटॉप है। ठीक है, कि पहले दोनों तरफ से कुछ हो। लेकिन अगर आपको ये कहते हैं, यहाँ खड़ा होकर कोई भी ये कहता है कि अगर आपने इस जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें अगर टॉप किया, इस प्रेजेंटेशन में पास हो गए तो हम आपको गिफ्ट देंगे, तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें किमार नहीं होगा, जुआ नहीं होगा। वन साइडेड, कुछ दे, थोड़ा दे, ज़्यादा दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई भी कहता है कि हम आपको गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं, थोड़ा दे, ज़्यादा दे, कब दे, जैसे दे, कुछ हर्ज नहीं। लेकिन अगर दूसरा भी कहता है मैं भी गिफ्ट करूंगा और उसको कनेक्ट कर देते हैं एक इवेंट के साथ कि ये टॉप किया है इस एग्जाम में तो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, अगर मैं टॉप में आ गया तो आप मुझे गिफ्ट करेंगे, यानी ये कंडीशन लगा दे। तो दूसरा, हर एक बंदा क्या कर रहा होता है, अपनी चीज़ को, इसने भी अपना लैपटॉप रिस्क में डाल दिया, उसने भी अपना मोबाइल रिस्क में डाल दिया। अगर ये टॉप करता है तो उसका मोबाइल गया, अगर वो टॉप करता है तो इसका लैपटॉप गया, रिस्क में डाल दिया ना। और तीसरी पॉइंट ये है, देखें कि ये जो अपना ये सेल परचेज जो और आपस में जो चीज़ है, दोनों तरफ लैपटॉप, ये चीज़ें, दोनों तरफ क्या चीज़ें, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें। फॉर एग्जांपल ये है, इसके नतीजे में टोटली लॉस इसका होगा या टोटली लॉस दूसरे का होगा। इसको हम एक स्ट्रक्चर वाइज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं। इसको इन्होंने कनेक्ट किया है किसके साथ, एक इवेंट के साथ, किसके साथ, टॉप होने के साथ। इसी को अगर हम ज़रा समझने के लिए कर लें, आसानी के लिए, तो ये इस तरह बनेगा। एक वन साइड, एक तरफ है, एक बंदा एक तरफ है, गैम्बलर टू। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक साइड पे, दूसरी साइड पे, वो आपस में एक कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम, ये बंदा कह रहा है मैं कुछ दूंगा, दूसरा बंदा कहता है मैं भी कुछ दूंगा, और उस चीज़ की ऑनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए उसको लिंक करते हैं एक इवेंट के साथ कि ये इवेंट होगा तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर नहीं होगा तो तुम मुझे दोगे। ऐसे ही हो रहा होता है। अगर इसको हम उठा लें, इंश्योरेंस में इम्प्लीमेंट कर दें, इंश्योरेंस में इसको अगर हम देखें, इंश्योरेंस में एक बंदा गाड़ी लेके आता है जो 21 लाख रुपए की, और वो कहता है कि इस गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, फला रिस्क ट्रांसफर करता है बेसिकली। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कितने पैसे दे दो, 75,000। अब ये 75,000 देता है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले में क्या देगी, रिस्क प्रोटेक्शन देगी मैक्सिमम 21 लाख तक, कि तुम्हारी गाड़ी का 21 लाख तक का लॉस, 0 से लेकर 21 लाख तक का लॉस मैं क्या करूंगी, बेयर करूंगी, मैं दूंगी तुम्हारा। अच्छा, अब आप देखें कि ये कब देगी इंश्योरेंस कंपनी, जब वो एक्सीडेंट होगा, और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये नहीं देगी, तो इसके पैसे क्या हो जाएंगे, जाया। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो इसके पैसे कंपनी के नुकसान। एक्सीडेंट हो गया, अब देख लें क्या होता है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं है तो उसका और इसका प्रॉफिट, और अगर एक्सीडेंट होता है और 2 लाख का नुकसान हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का लॉस और उसका। अब होता क्या है गैम्बलिंग के अंदर कि दोनों तरफ कुछ हो, नंबर 1 कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, नंबर 2 हर एक बंदा अपनी चीज को, अपनी जो उसकी ऑनरशिप में है उसको रिस्क में डाले, नंबर 3 वो उसको लिंक करे ऑनरशिप की ट्रांसफर को, कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब ये इवेंट होगा, उसके साथ लिंक करें। नंबर 4 कि जब वो इवेंट हो जाए टोटली इसका लॉस हो या उसका लॉस हो, ये गैम्बलिंग है। अब अगर गौर करें, इंश्योरेंस में ये एग्जिस्ट करती है ना, आपके सामने है सिचुएशन। अच्छा, यही हाल हमारा पाकिस्तान में मैच हो रहा है, इसी को देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच। इसने लगा दिया आफरीदी के छक्के पे 1 के 10, इसने लगा दिया 1 के 25 फॉर एग्जांपल, आपस में लग गया, ये सट्टेबाज था, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तो इसने दे दिया 1000 रुपया उसको, आफरीदी ने छक्का नहीं मारा, तो वो क्या करेगा, उसके 1000 पे जाया, वापस क्यों करेगा, वो ले जुआ लग गया। और अगर अफरीदी ने छक्का मार दिया, 1 के 10 थे ना, तो 1000 के 10,000 उसको देगा। 1 के 10 उसको देगा, 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 1 के 10
यही हो रहा है नहीं हो रहा? ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये इंश्योरेंस में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है गरर, अनसर्टेनिटी, गरर, गैर यकीनी कैफियत। अच्छा, ये बताएं आप लोगों के साथ अभी क्या होने वाला है पता है? तो गैर यकीनी की कैफियत का तो हम भी शिकार है ना। तो क्या हर गैर यकीनी कैफियत नाजायज़ है? इस्लाम ने उसको मना किया है? ऐसा तो नहीं है ना। तो कौन सी गैर यकीनी कैफियत या कौन सी अनसर्टेनिटी या कौन सा गरर नाजायज़ है, उसको समझने के लिए अगर देखें तो अगर मिसाल ले एक तरफ जो बंदा है ये 4 मिलियन रुपीज़ लेने हैं, कितने देने हैं उसने? 1 लाख से लेकर 2 मिलियन 20 लाख तक ना। अब इंश्योरेंस कंपनी में ऐसे ही हो रहा होता है कि भाई बंदा मंथली एनुअली बेसिस पर 1 लाख देगा, 1 लाख दिए, दूसरे साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख, कितने साल तक देने हैं? 20 साल तक। तो 20 साल तक टोटल कितने देगा? तो इसका मतलब है को 1 से लेकर कितने तक देगा? 20 तक देगा। पक्के हैं कि 20 देगा या उससे कम भी हो सकते हैं? पक्के हैं। अगर वो 10 साल के बाद डेथ हो जाए तो 20 दिए, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक कोई पता नहीं है। तो ये क्या है? प्राइस है ना। और दूसरी क्या है? ये सब्जेक्ट मैटर है, जो खरीद रहा है कितना मिलेगा? 4 मिलियन। अच्छा, कब मिलेगा ये कोई पता नहीं है ना। अब अगर गौर कीजिएगा गरर कैसे आता है, ये कमोटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इधर से पैसे दे रहा है और इधर से इसने पैसे लेने हैं, दोनों तरफ है ना। अब इस डिलीवरी कब होगी? डेथ पे। यही हो रहा होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर, नंबर 2 प्राइस, सब्जेक्ट मैटर प्राइस, और नंबर 3 टाइम पीरियड, कब मिलना है? डेथ पे मिलना है, और नंबर 4 डिलीवरी, कब कहाँ डिलीवरी कैसे होगी। इसको हम छोड़ देते हैं, 3 पे हम अगर फोकस करें थोड़ा सा। तो इनमें गरर कैसे होगा? अब वो गरर जो है, गरर की जो कंडीशंस हैं उनको अगर मद्देनजर रखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1 गरर यानी गैर यकीनी कैफियत, इसमें है कितना देना है नहीं पता ना। और वो जो टाइम पीरियड है, डिलीवरी जो होगी डेथ होगी, तो वो जो टाइम पीरियड है, जो सब ये अपना प्राइस है, उसमें पता है? क्लैरिटी है? नहीं है। और इसी तरह जो पीरियड है, टाइम पीरियड, कब डिलीवर होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, पता है? तो ये पहले बात है कमोडेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि वो जो गरर है, गैर यकीनी कैफियत है, वो ज़्यादा हो। अब आप बताएं कि 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 लाख से लेकर 20 तक, इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। गैर यकीनी कैफियत ज़्यादा है ना। 1 लाख से 20 लाख तक कितने दोगे भाई? मैं आपसे 1 लाख से लेकर 20 लाख तक लूँगा। नहीं भाई, कंफर्म बताओ कितने लेने। पहले कंफर्म नहीं है, जिस साल आपकी डेथ होगी उतने कंफर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 है ना। तो फ्लक्चुएशन कितनी है? ज़्यादा है ना। और ये जो फ्लक्चुएशन है ऊपर नीचे हो रहा है, ये किस में है? कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स में। वो कौन सी हैं? ये और टाइम पीरियड। अगर इसके अंदर अनसर्टेनिटी हो तो पहली कंडीशन क्या है? गरर वहाँ हराम होगा, नाजायज़ होगा जहाँ कमोडेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, 2 तरफा लेन देन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी बेसिक्स एलिमेंट्स के अंदर हो। बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट के? प्राइस, सब्जेक्ट मैटर और डिलीवरी। आसानी के लिए समझ लीजिए, हाँ अब आगे डिटेल में जाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। और चौथी कंडीशन क्या है कि वो जो गरर है, अनसर्टेनिटी, वो ज़्यादा हो, थोड़ी बहुत ना हो। अगर कोई कहता है कि महीने के आखिर में दे दूंगा, इस्लामी महीने के, तो इस्लामी महीने के आखिर में अगर पैसे दिए जाएँ तो इस्लामी महीने के आखिर में जो पैसे दिए जाएंगे तो 29, 30, 2 हो सकता है ना। लेकिन वो गरर, वो टाइम पीरियड कितना है? फ्लक्चुएट कर रहा है, ज़्यादा कम कर रहा है, ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो। ये जहाँ ये पॉइंट्स पाए जाएंगे। अब अगर गौर करें, इंश्योरेंस के अंदर जो प्राइस दे रहे हैं वो कितनी देंगे? पहली बात है कमोडेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात ये है कि आप गौर करें, सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसकी प्राइस है, ये बेसिक एलिमेंट्स के, इसके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स में से है प्राइस। और इस प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है कम है? कम ज़्यादा है। उसको पता नहीं है कितनी मिकदार मैंने देनी है, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर है। अच्छा, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम अगर चेंज करते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर, इधर एक बंदा कंफर्म 75,000 देता है, ओके। देन वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो कितना है? मैक्सिमम 21 लाख था, याद आया पिछली स्लाइड? तो 21 लाख ही देगी कंपनी या ऊपर नीचे होगा? तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, वो 0 से लेकर 21 लाख तक हो सकता है। फिर अगली देखें कि टाइम पीरियड, कब डिलीवरी होगी, तो डिलीवर कब करेंगे? डिलीवर इधर तो डेथ पे है, वहां किस पे है? एक्सीडेंट पे। एक्सीडेंट कब होगा? कोई अंदाजा बता दो यार,
कहता मैं 100 की स्पीड से चलाता हूँ, कैसे अंदाज़ा बता दो? नहीं फिर भी कोई अंदाज़ा बता दो थोड़ा सा, ताकि हम गरर ख़त्म कर देना। बता सकता है कोई? कहते हैं भाई अदील भाई बता दो कब मरोगे यार, कोई अंदाज़ा तो बता दो ताकि हम इसको इस्लामी कर लें। कहते हैं कैसे बताओ मैं कैसे मरूंगा, नहीं पता ना। तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा है। 10 दिन बाद मर जाए, साल बाद मर जाए, 10 साल बाद मरे ही ना, है ना। तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर भी है। समरी समझ आ गई? तो 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो ख़राबियाँ हैं इंश्योरेंस के अंदर। नंबर 1, आप उसको कंक्लूजन अगर हम करें इंश्योरेंस को, तो ये सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसके अंदर 3 खराबियां हैं, एक रिबा है, किमार है, गरर है। उसको मैं अगर समराइज करूं तो इंश्योरेंस सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, करेंसी की सेल परचेज, और ये करेंसी की सेल परचेज में इक्वल होना ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं होगा तो रिबा आ जाएगा। और दूसरी बात, सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अगर कोई बंदा इसकी डिलीवरी को, इस चीज़ की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करने को लिंक कर दे किसी इवेंट के साथ, वो जुए में आ जाता है। जैसे हमने जनरल इंश्योरेंस की मिसाल दी। और तीसरी चीज़ दी, अगर सब्जेक्ट मैटर क्लियर ना हो, प्राइस क्लियर ना हो, या टाइम पीरियड क्लियर ना हो कब देना है, तो इनके अंदर अगर क्लैरिटी ना हो और कॉन्ट्रैक्ट हो सेल परचेज का, तो उसमें गरर आ जाता है जो कि नाजायज़ है। ये है सारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका मैकेनिज़्म, ये इसका प्रोसीजर, जिस तरह ये काम करती है। अब आप बताएं, आपको लगता है ये गलत है या सही है? यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मैं डिटेल में नहीं गया, तो ये गलत है। इसी वजह से इनको उलमा ने इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया है। इसके कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं, इसकी सर्विसेज की वजह से नहीं, इसके मैकेनिज्म की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। अच्छा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का इम्पैक्ट है क्लाइंट पर भी और सोसाइटी पर भी। वो कैसे है, वो एक एक करके जब हम तकाफुल को समझेंगे फिर आपको नज़र आएगा, हाँ वाकई इस चेंजिंग की वजह से तो अगले की एक्सपेक्टेशंस, अगले पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियली, दूसरे हर एतबार से चेंज हो जाएगा।